बच्चा पार्टी, मात्र एक वीडियो, एक लेक्चर, चैप्टर कंप्लीट, मार्क्स कंप्लीट। प्लीज ध्यान से देखिएगा। आइए, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए इसमें करना क्या, एक्चुअली जो चीज हम आपको बता रहे हैं, यदि आप इतना कर लेते हैं और उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाएं या किसी का भी कॉपी से देखेंगे तो सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज, यहां से सवाल क्या क्या आ जाता है। तो देखिएगा ध्यान से भैया, चार्ज से बात आ जाती है कि चार्ज जो है, पहली बात ये है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। क्यू से या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का फॉर्मूला देखा जाए तो आई इंटू में टी होता है, ठीक है। और इसका यूनिट देखें तो यदि इसके एसआई यूनिट की बाबू बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका एटी होता है। किसी किसी टेक्स्ट बुक में इसको हम आईटी भी लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट जो है एम्पियर हो गया और टाइम को सेकंड कहते हैं। तो कई दफा 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड भी कहा जाता है। कई जगहों पर इस बात को एम्पियर आवर भी बोला जाता है। तो एम्पियर आवर चार्ज का यूनिट होता है। यहां से एक सवाल आ जाता है, ठीक। यदि कंसेप्ट कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें कहता है कि यदि एमई जो है और एमपी जो है, माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं हो तो उसको हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी। ध्यान से समझना है, ठीक है। और दूसरा बात कि यदि एमई मच ग्रेटर देन एमपी हो तो इसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और यदि हम कहें कि एमपी बहुत बहुत बड़ा हो जाए एनई से तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी, किसी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज है बाबू वो होता है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। इसमें एक सवाल ये भी पूछ सकता है 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखना है 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये 1 कूलम में इतने चार्ज आपकी इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। चार्ज में थोड़ा सा और कंसेप्ट है, ये भी देखा जाता है कि एनपी, एमई और एनपी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में इक्वल हो, सेम अमाउंट में हो, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। एक बात ये भी याद रखिएगा, यदि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, खास करके ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, और इनको हम रब करें बाबू तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। एक सवाल यहां से और आ सकता है क्या, वो भी याद ध्यान रखिएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी अपनी ये है, क्लियर है। और मान लीजिए कि ये ए है और ये बी बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां चले जाते हैं। तो इसका मास मान लीजिए एम ए है, इसका मास एम बी है। इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा उसका मास घट जाएगा और जहां पे जाएगा उसका मास हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां साइन प्लस दे देता है और जहां जाता है वहां साइन माइनस दे देता है। इसीलिए कंसेप्ट आता है खास करके सोप बबल का। सोप बबल में कंसेप्ट कहता है कि यदि कोई चार्ज्ड सोप बबल है, चार्ज्ड सोप बबल, और ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया आप बताएं कि उसका रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा, तो याद रखिएगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यदि वो हमारा कैसा चार्ज्ड हो, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कोई नेगेटिवली चार्ज सोप बबल है तो उसका रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक और आगे क्वेश्चन पूछता है खास करके इसके प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज में भी कौन सा प्रॉपर्टीज, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से सवाल किया जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि रब करने के बाद बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर एलिमेंट्री चार्ज होता है, अर्थात Q इज इक्वल टू N होता है।
यहाँ n जो है बाबू, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जान लीजिएगा इंटीजर होता है। नंबर कैसा होता है भैया, इंटीजर के फॉर्म में होगा। इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, चाहे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ, याद रखिएगा डेसिमल में इसकी वैल्यू नहीं होती है, डेसिमल में नहीं होगा, नो। अर्थात हम कहें कि भाई 4.5 तो कहेंगे कि सर नहीं होगा, 2.99 नहीं होगा, 3 हो सकता है, पूरा पूरा नंबर होगा तो क्वांटाइज्ड है। यहां से 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में? और इतना तो आपको पता ही है भाई कि प्लस प्लस चार्ज हमारे रिपेल करेंगे और प्लस माइनस हमारे अट्रैक्ट करेंगे। तो इस टॉपिक से आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, एक टॉपिक भी इधर से उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा कहता है क्या, कूलम्स लॉ। तो ध्यान से देख लेना, सबसे पहली ही बात हम आपसे कह दें कि कूलम्स के अलग अलग नाम है। कूलम्स लॉ में एक फोर्स निकाला गया दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में, ध्यान से देखिएगा, दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में, जैसे इसका चार्ज Q1 इसका चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का गैप R हो, तो यहाँ एक फोर्स निकलता है। दैट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। ये दिमाग में रहना है। यदि इसका हम वेक्टर का फॉर्मेट लिख दे, ध्यान से देखना है, वेक्टर फॉर्म, तो भाई साहब वेक्टर फॉर्म जो होता है F के ऊपर आप वेक्टर लगा देते हैं, तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R Q वेक्टर लगा के कर सकते हैं, और यहां आप R वेक्टर लगा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, और यहां R कैप भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहां से एक सवाल और आ सकता है कि सर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू है 9 to 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से एक सवाल और आ सकता है, ध्यान से समझना है। यहां से क्वेश्चन एक और आ सकता है कि जो ये F है इसका नाम क्या क्या हो सकता है? तो ध्यान से समझना है, इसका नाम हो सकता है सेंट्रल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हो सकता है सेंट्रल फोर्स, इसका नाम हो सकता है कूलम्बियन फोर्स, इसका नाम हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इसका नाम हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी ध्यान यहां रख लीजिएगा, एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन को हम, ध्यान रखना है, फ्रिक्शन को हम नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कहा जाएगा। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है, इसको नाम देते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू याद रखिएगा हो जाता है 8.85 10 टू पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट का कांसेप्ट यदि हम आगे देखें तो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जहां से एप्सिलॉन की बात करें तो C अपॉन में 4 पाई R होता है, जिसका यूनिट हम लिखे तो बाबू फैराड बाई मीटर, मतलब कि इसको हम फैराड पर मीटर लिखते हैं। तो इसका एक दूसरा यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं फैराड पर मीटर। अब ये चीज हम चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है एक बार और आप लिख सकते हैं 8.85 10 टू पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर। क्लियर है? फैराड पर मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि फैराड पर मीटर जो है यह कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। यहां से एक सवाल और आ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो याद रखना है 1/4 पाई F नीचे आ जाएगा और Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो चार्ज का 80 हो जाएगा और F का हो जाएगा mlt-2 और डिस्टेंस का L2। क्लियर है? इसके बाद इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो बच्चा हो जाएगा m का पावर -1, 2 यहां है, 1 यहां है, ऊपर जाएगा तो -3 और t का पावर 4 हो जाएगा और a का पावर 2 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। थोड़ा सा और आगे जाए तो क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है
कि एप्सिलॉन आर जो है फॉर्मूला क्या है। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसको हम कहते हैं बच्चा रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से समझना है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर की, एयर के केस में इसका वैल्यू 1 होता है और एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर में, ध्यान से समझना है, 80 होता है। और इसी का वैल्यू जो है आगे हम पढ़े तो मेटल के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। क्लियर? थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो एप्सिलॉन आर में गजब का बात आता है कि टेम्परेचर यदि 20 डिग्री सेल्सियस हो तो ER का जो वैल्यू है 80 हो जाता है और T का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस हो तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 78.5 हो जाता है। अर्थात एप्सिलॉन आर जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। थोड़ा सा और आगे हम जाए इसी में तो कूलम्स में एक कंसेप्ट और हम बता दें आपको, ध्यान से देखिएगा। कूलम्स में एक कंसेप्ट और आपको याद दिला दे कि हम कहते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि हम बात करें तो इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका रिजल्ट होता है FA अपॉन में FM। यहां से आप मीडियम का फोर्स भी निकालना चाहें तो FA बाई FM हो सकता है। ध्यान से देखना है कि इसकी वैल्यू भी एयर में 1 होता है और इसका वैल्यू वाटर में 80 होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। तो इस कदर से देखा जाए तो यही हमारा K जो है एप्सिलॉन आर के बराबर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एक और बात इसमें याद रखिएगा, जो कूलम फोर्स वेक्टर का फॉर्मेट है वह F माइनस में F21 भी लिखा जा सकता है, जो कि न्यूटन्स के तीसरे लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक कंसेप्ट और अपने को याद रखना है खास करके इसमें, थोड़ा सा आगे ऊपर जाए हम जहां हमने पढ़ा था, ये जो है कूलम फोर्स याद रखेंगे यह इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है पहली बात। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो यहां से कूलम फोर्स से ये सारे सवाल हमारे आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो सारे एमसीक्यूज जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आइदर PYQ या आपकी 1 फरवरी को जो पेपर में आएगा, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया तो यहां से आने के चांसेस फुल है या यूं कहें आ सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा ध्यान से देखना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बातों को पढ़िएगा। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से बात करते हैं। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कुछ खास नहीं आपको समझना इसके अंदर। देखिए इसकी यदि हम बात करें ना बाबू, तो लेम्डा का कंसेप्ट याद रखिएगा, यह चार्ज बाई में लेंथ होता है, चार्ज बाई में लेंथ होता है, जिसको हम Q बाई L कहते हैं। और यूनिट के तौर पे जाए तो कूलम पर मीटर कहा जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए तो 80L का पावर -1 हो जाएगा। कब किसकी बात कर रहे हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाई में एरिया, पहली बात याद रखना है। जिसको प्यार से हम कहें तो चार्ज बाई ए लिख सकते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला में कूलम पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन यूनिट में, और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो 80L का पावर -2 हो जाता है। वहीं लगे हाथ यदि हम इसकी बात कर लें वॉल्यूम चार्ज, तो इसका वॉल्यूम चार्ज को रो से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई में वॉल्यूम, दिमाग में रखना है, चार्ज बाई में वॉल्यूम। और चार्ज के लिए हम क्यों लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए भी लिखते हैं। तो आगे यदि हम बढ़े तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो 80L का पावर -3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस है और आते ही आते हैं। आगे हम बढ़ जाए तो आगे हमारा कंसेप्ट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहां से सवाल क्या क्या आ सकता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो सबसे पहला बात कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात कि वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर, ई के ऊपर वेक्टर लगा देना है और इसका बेसिक फॉर्मूला अपने को याद रखना है, फोर्स बाई चार्ज होता है और यहां से ई वेक्टर निकालते हैं तो एफ बाई में चार्ज लिखते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसका जो डायरेक्शन यदि कहीं पूछ देता है बाबू, तो डायरेक्शन में आप कहोगे इसको कि टुवर्ड्स फोर्स, टुवर्ड्स फोर्स लिख सकते हैं। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ई का डायरेक्शन होगा। इसमें एक अच्छी बात ये भी याद कर लीजिएगा, आ जाता है पेपर में कि इसका यूनिट यदि पूछ दे तो E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज तो है, तो इसको हम न्यूटन पर कूलम लिखते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए तो हो जाता है mlt माइनस 2 चार्ज का at, और सॉल्व करें तो हो जाएगा mlt माइनस 3 a माइनस 1। डायमेंशन में पूछा जाए तो ये हो सकता है। अच्छा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर ले। ड्यू टू पॉइंट चार्ज ध्यान से देखना है बाबू। ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करें तो E का रिजल्ट हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R स्क्वायर। यहां पर ये अपने डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करता है। किसी किसी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा E जो है प्रोपोर्शनल है R का पावर -2, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यही कंसेप्ट हम आगे बढ़ाएं तो ड्यू टू डाइपोल पूछ देता है क्वेश्चन। डाइपोल में वो भी बात पूछ देता है एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी पूछ दे बाबू, तो ई का फॉर्मूला लगाइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई में आर क्यू। क्लियर है? यह एक्सियल लगा देते हैं और यहां पर एक बात याद रखिएगा कि एक्सियल लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर, यहां पर आर का पावर -3, ऐसे भी पूछ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हो सकता है ऑन इक्वेटोरियल भी पूछ दे। इक्वेटोरियल पे यदि सवाल आपसे पूछता है तो यहां पे आपको लिखना है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई में आर क्यू, जिसको आप ई इक्वेटोरियल इज प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 1/r क्यू, और नहीं तो ई इक्वेटोरियल प्रोपोर्शनल r का पावर -3 लिख सकते हैं। क्लियर बात? थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कंसेप्ट को समझिएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कि तब इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ई एक्सियल जो है ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल के बराबर होगा, अर्थात ई बटे में ई इक्वेटोरियल निकाला जाए तो 2/1, जिसे हम 2:1 कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से सवाल यदि पूछता है तो इतने से क्वेश्चन पूछेगा, आप इजीली बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें हम तो हमारा कंसेप्ट आता है गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस। कुछ खास नहीं, गॉस लॉ से क्वेश्चन किस तरह से आता है यहां भी देख ले बाबू। गॉस लॉ की बात करें तो इसमें हम लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल सरफेस एरिया ई डॉट में ds लिख सकते हैं, और इसका कंसेप्ट कहता है कि 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिखते हैं क्यू नेट, मतलब कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉस ने जिस सरफेस को यूज किया उस सरफेस का नाम था गॉसियन सरफेस, इसलिए जिस सरफेस को लिखा था भाई याद रखना है, उस सरफेस का नाम था गॉसियन सरफेस, उसने नाम रखा था। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में रिपीट किया है और इसकी वैल्यू ये हो जाती है। इसमें एक अच्छी बात ये भी याद रखिएगा कि 1/एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो होता है 36 पाई 10⁹। यहां से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं गॉस के अब लॉ से, है ना, तो गॉस का लॉ ये हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यदि इसमें हम कहें कि इफ सरफेस, मान लीजिए कि कह दे सरफेस जो है कंटेन्स डाइपोल, सरफेस के अंदर बाबू यदि डाइपोल आ जाए तो याद रखिएगा नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो फ्लक्स का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक अच्छी बात ये भी याद रखिएगा खास करके कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालते हैं तो इसमें 3-4 टर्म आ जाता है। यदि हम निकालें इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना बच्चा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लेमडा बाई में आर, और जब इसको वेक्टर के फॉर्मेट में तोड़ना हो तो यही फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई में आर, और यहां आर कैप लगा देंगे। ठीक है, एक अच्छी बात इसमें और अपने को याद सॉरी एक मिनट, इसमें एक बात और अपने को याद रख लेना है, चालू है। इसमें एक और अच्छी बात याद रखनी है, इस फॉर्मूले को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 से इसको काट दें यदि हम, तो यहां हो जाएगा भाई लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अर्थात E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। दूसरी बात, यहां पर हम एक दूसरा इसका इंटेंसिटी निकालें किसके ऊपर, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ध्यान से समझिएगा। इनफाइनाइट प्लेन शीट की यदि हम बात करें, इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करें तो यहां से E का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है तब, और वही यदि हम वेक्टर के फॉर्मेट में तोड़े तो सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है वेक्टर के फॉर्मेट में, ऐसे करके एन कैप लगा करके। और यही क्वेश्चन यदि हम कहें कि नहीं हमको फाइनाइट चाहिए, फाइनाइट प्लेन शीट यदि लिखा हो बच्चा, फाइनाइट प्लेन शीट लिखा हो तो फाइनाइट के लिए हम E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन लगाते हैं, और यदि वेक्टर का फॉर्मेट हो जाए तो सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट और साथ में लगा देते हैं एन कैप। क्लियर कट। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इसका एक तीसरा पैटर्न भी आ जाता है, और वो होता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की बात करते हैं, और सेल में एक छोटा सा शब्द याद रखिएगा, हॉलो। हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं, कंसेप्ट यूज करना है कि E का फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में आर स्क्वायर होता है, और ये तब होता है जब R का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा हो, अर्थात हम कहें आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर की बात करें तो ये हो जाएगा। और यदि हम कहें आपसे, थोड़ा सा ऊपर जाए, हाँ थोड़ा सा और कहें कि E का जो वैल्यू है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में आर स्क्वायर भी हो सकता है, तब ये कंसेप्ट है R जब स्मॉल r के बराबर हो, अर्थात ये फॉर्मूला कब हो, ऑन द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल की बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और तो और हम यहां पर चाहें तो इस E के फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बाई में आर स्क्वायर, तो यहां से आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई, तो हमारे पास जो E का वैल्यू निकल करके आएगा वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कंसेप्ट आता है कब, जब हम R बराबर R लिखते हैं। ठीक है, एक इसका ये भी वही बात है, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। और ये एक टर्म और आता है बाबू, यदि क्वेश्चन में कह दिया इनसाइड द सेल, इनसाइड कह दे तो Q का वैल्यू 0 होता है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 0। समझ में आ रहा है। तो ये गॉस लॉ से क्वेश्चंस ये सब आ सकते हैं, आते हैं, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, मामला फिट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं खास करके इस टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो फाई है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और फाई का फॉर्मूला जो है E डॉट में A होता है, और कहीं कहीं पर लोग बाग इसी को E डॉट में S भी लिखता है, सरफेस एरिया, अर्थात यह जो है डॉट प्रोडक्ट होता है इसका, इसीलिए कंसेप्ट कहता है क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं ES cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाई जो कंसेप्ट कहता है, इसके यूनिट को लिखा जाए तो न्यूटन पर कूलम, इसके लिए सरफेस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन पर कूलम जो है वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है, तो उसके बेसिस पर यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख दे और यहाँ स्क्वायर लिख दे। तो बच्चा आप ही बता दो कि 2 में से 1 जाएगा तो लिखिए ना, तो वोल्ट मीटर भी इसका एक यूनिट है, ध्यान से समझना है, ये भी इसका यूनिट है। लेकिन अच्छी बात एक और अपने को याद रखनी है कि यदि हम बात करें बाबू कि ये न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, तो खाली मीटर लिख करके मीटर और पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, तो जूल मीटर पर क्या हो जाएगा, कूलम, ये भी इसका क्या है, यूनिट है। तो ध्यान से हमको ये समझना है अच्छा
कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है बीएससीबी में, और खास करके फाई के जो यूनिट्स हैं वो एक यूनिट ये हो सकता है, एक यूनिट ये हो सकता है और लास्ट वन ये हो सकता है, तीनों में से कोई दे सकता है। तो खास करके इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू ई है, तो फोर्स बाय चार्ज और सरफेस एरिया को एस रहने दीजिए, एफ का हम डायमेंशन देखते हैं तो एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी डायमेंशन और इसका एल टू, सॉल्व करते हैं तो ml का पावर 3, t का पावर माइनस का 3, a का पावर माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो टॉपिक आ जाता है बाबू हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है कि इसको ना p से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो p का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा q इंटू में 2l, चूंकि आपने कहा वेक्टर है तो p के ऊपर वेक्टर लगा के q इंटू में 2l लगाते हैं। p के लिए यूनिट याद रखिए कूलम मीटर, नहीं तो एक दूसरा यूनिट है इसको कहते हैं dY, ठीक है। और यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें बाबू तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है ATL, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ATL। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो P का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे डाइपोल मोमेंट है तो P का डायमेंशन ATL हो गया, यूनिट हो गया कूलम मीटर, और डिवाई भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। और याद रखेंगे किसी डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है ना, नेट चार्ज वो जीरो होता है। नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज डाइपोल क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस लाइक 2l, तो माइनस का प्लस का दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मस्ट बी जीरो। तो यहां तक आपने वीडियो देखा, पहला चैप्टर फुल रिवाइज हो गया। और एक अच्छी बात, इसके तुरंत बाद आप देखेंगे, इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसके तुरंत बाद आप देखिएगा तो आपको देखिए क्वेश्चन दिखाई देगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर रखे हैं जो इस पार्टिकुलर चैप्टर से हैं, और इन सभी चीजों को जो हम पढ़ा है उनको पढ़ लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को मारिएगा, धक 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 धक, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे भी क्वेश्चंस हैं, ये वाले भी आपके बन जाएंगे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक अच्छी बात थोड़ा सा हम आपको और बता दें, अरे ऐड हो गया, एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए, यहां से कंसेप्ट और छूट रहा था कि टॉर्क का जो कंसेप्ट है ना, टॉर्क ये होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है भाई, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका यूनिट देखिएगा तो न्यूटन मीटर हो जाएगा टॉर्क का, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि जब इसको डाइपोल मोमेंट के साथ रिलेट करेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा पीई साइन थीटा, ध्यान रखना है पीई साइन थीटा, अर्थात यदि वेक्टर में लिखना हो तो ये कंसेप्ट आ जाएगा पी क्रॉस ई, ध्यान रखिए पी क्रॉस क्या हो जाएगा ई। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसका डायमेंशन लिखना हो तो होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए एल, तो ये कंसेप्ट हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। आई होप बच्चा पार्टी समझ में आ गया। इतना कर लीजिए, 4 से 5 नंबर किसी के पापा की हिम्मत नहीं की आपका काटने, बस इतना कर लीजिए, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पहला चैप्टर आपके हाथ में होगा, एमसीक्यू कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।